अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू नॉवल कलेक्शन। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो कर लें इसको सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छी लगे हमारी आज की वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नॉवल की तरफ, जिसका नाम है दिल है कि मानता नहीं। रात होने वाली बारिश ने मौसम की सर्दी को दो चंद कर दिया था। पूरी रात बरसने वाली घटाएं फजर से ज़रा पहले थमी थी, मगर अभी भी हल्की हल्की फुहार ने नमी घोल रखी थी। अल्लाह अकबर की सदा ने उसके जामद वजूद में हरकत पैदा पैदा कर दी। सारी रात एक ही जगह पर मुंजमद बैठने से जिस्म अकड़ चुका था। थकन पोर पोर में समा गई थी, मगर अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहता हुआ अस्पताल के हाथे में बनी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अपने तमाम गुनाहों तमाम खताओं की माफ़ी मांगने के लिए उसे अपने रब की तरफ ही जाना था, कोई और जाए पनाह नहीं थी। सजदे में सरनुगू होते ही उसका चेहरा और ज़मीन भीगने लगी थी। जाने कहाँ-कहाँ के आँसू थे जिन्हें वो बहाए जा रहा था। पूरे खुशू व खुज़ू से नमाज की अदायगी के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल की दुआएं आंसुओं की लड़ी में बहने लगी। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को मेरे लिए सज़ा ना देना, मेरी कोताहियों को मेरे पछतावे ना देना। मुझे एक मौका दे दे कि मैं उसे बता सकूं कि वो मेरे लिए क्या है। एक मौका दे मुझे मोहब्बत की अदालत में माफ़ी दिलाने का। मेरी दुआओं को कबूल कर दे, मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार। उसे मुझे लौटा दे मेरे रब, लौटा दे। वो बच्चों की तरह ज़ारो-किदार रोता हुआ दोबारा सजदा रेज़ हो गया था। मैं बाप का फ़ोन आया है। हैंडबैग में सेल फ़ोन रखता उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। उसने पलटकर दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। 1 बज रहा था। बहुत तसल्ली से उसने बैग में अपनी बाकी अशिया की मौजूदगी का यकीन किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता चलती फ़ोन स्टैंड के पास आई, जहाँ खड़ी मुलाज़िमा रोज़ दोहराए जाने वाली बात की इंतज़ार में थी। कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। फ़ोन के बिल्कुल करीब आकर उसने गुस्से से कहा और फ़ौरन पलट गई। उसका मकसद पूरा हो गया था। मुलाज़िमा ने खामोशी से फ़ोन कान से लगाया। ठीक है, और सब खैरियत है? उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी, साहब ने खुद ही बात ख़त्म कर दी। जी सर, लेकिन वो अटकी। लेकिन क्या? वो परेशान हुआ। सर, मैं अब 2 दिन से खाना नहीं खा रही हूँ, गुस्सा भी बहुत आया हुआ है। शाम तक और देखो, वरना झट कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके सर। रिसीवर क्रैडल पर डालकर वो किचन की तरफ चल दी। नमाज और तिलावत कुरान पाक से फारिग होकर दोबारा अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगा तो सूरज तमाम दुनिया को अपनी रोशनी में नहला चुका था। करबे इलाही ने उसके दिल को पुरसकून कर दिया था। अभी वो कॉरिडोर में दाखिल ही हुआ था कि नर्स ने उसे जा लिया। मुबारक हो सर, आपके पेशेंट को होश आ गया है। वाकई? जी सर, शी इज स्टिल इन आईसीयू। नर्स ने जवाब दिया। ओह थैंक यू सो मच सिस्टर। वो आईसीयू की तरफ चल पड़ा। आईसीयू के शीशे के इस बार वो साकित वजूद इतना ही साकित ना था, बल्कि ज़िंदगी की किरण ने उसके वजूद में इर्ताश पैदा कर दिया था। डॉक्टर मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका मुआयना करने में मगन थे। दुआओं के ज़रिए से दोबारा ख़ुनूद में जा चुकी थी, मगर एक हौसला अफ़ज़ा पेशरफ़्त के बाद उसने अभी भी अंदर जाने की इजाज़त ना मिली थी। इस वक़्त डॉक्टर अहमद बाहिर आए और उसके बहुत पुराने जानने वालों में से मुबारक को यंग मैन, शी इज़ बेटर नाउ। हँसते हुए ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। थैंक यू अंकल, अगर आप ना होते तो कम ऑन यार, मेरी जगह कोई और डॉक्टर होता और यही करता। वो शफ़क़त से कहने लगे। एनीवे शाम तक उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तुम वहाँ मिल सकोगे। बेहतर है अभी कुछ देर आराम कर लो। वो तो तफक्कुर से बोले। कल से इस हालत में देख रहा हूँ तुम्हें। ओके अंकल, थैंक्स अगेन। वो मुस्कुरा दिया। टेक केयर। उसका शाना थपकते हुए मसनूई खफगी से घूरे थे। चार किनार पर मुहित वसी और इस हवेली आज फिर मातम कदा थी। सुबह से लोगों का तांता बंद हो गया था। 21 साल पहले इस हवेली पर जो क़यामत गुजरी थी, वो दास्तान फिर भी आज भी लोगों को असर थी। रात के अंधेरे में पुलिस ने भागते डाकुओं ने इस हवेली में पनाह ली और मौका अच्छा जानकर ना सिर्फ हवेली के माल पर हाथ साफ किया, बल्कि 3 जवान लाशें भी छोड़ गए। महबूब शाह इस गांव समेत 5 गांव के सरदार थे। एक इंतहाई ईमानदार, नेक और खुदा तरस बादशाह की तरह वो गांव के बासियों की फलाह के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। उनकी शरीक हयात मोमना शाह भी उन्हीं की तरह थी। अपने दोनों बेटे सिकंदर शाह और आलम शाह को भी उन्होंने हमेशा यही सिखाया था। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी को कोई भी बाप जैसा ना बन सका। मुहिब शाह की वफ़ात पाते ही दोनों भाइयों ने मालो जायदाद का बंटवारा हो गया। सिकंदर शाह बड़े बेटे होने की वजह से सरदार बने। उनकी बेगम मोमना बेगम की सगी भांजी थी, प्यार करने वाली और बेहद मिलनसार। सिकंदर शाह जैसे ज़ालिम और अक्खड़ इंसान के साथ गुजारा करना उन्हीं का सब्र था। मगर अज़लान की पैदाइश के बाद सिकंदर शाह उन्हें थोड़ी बहुत अहमियत देने पर मजबूर हो गए थे। दूसरी तरफ आलिम शाह भी गुस्से के इंतहाई जज्बाती आदमी थे। लेकिन चूंकि मरियम उनकी मनचाही बीवी थी, सो तो अच्छी गुजर रही थी, मगर उनके साथ एक दूसरा ही मामला था, शक। उन्हें दुनिया की हर औरत मशकूक लगती थी, फिर बीवी तो क्या मायनी।
तो फिर बीवी भी वो जिसे पहले उनके बड़े भाई बयाना चाहते थे, मगर रुकैया बेगम करोड़ों की जायदाद की तनहा वारिस थी, सो उन्होंने मरियम के लिए पसंदीदगी को दिल में छुपाकर रुकैया को चुन लिया। मगर आलम शाह के लिए अपनी पहली मोहब्बत थी। आलम और मरियम की बेटी नूरुलैन सिर्फ 3 माह की थी जब एक रात वो सानिया हुआ। मोमना बेगम, रुकैया, अजलान और नूरुलैन को दम करवाने करीबी गाँव गई हुई थी। जब वापस आई तो सब खत्म हो चुका था। आज इस क़यामत को गुज़रे 21 साल हो गए थे। इस वाक़ये के सिर्फ 2 साल बाद ही रुकैया बेगम भी इंतकाल कर गई, तो अज़लान और नूरुलैन की ज़िम्मेदारी तनहा मोमना बेगम को सँभालना पड़ी। हवेली में बड़े पैमाने पर कुरान ख़्वानी का इंतज़ाम किया गया था। आस-पास के गाँव के वडेरे, उनके अहले ख़ाना, गाँव के रिहायशी सभी जमा थे। बीबी जान, आपको छोटे साईं ने बुलाया है वहाँ। सुगरा अब्बुआ ने उनके जो कि उनके घर की पुरानी ख़ादमा थी और बीबी जान के इंतहाई करीब थी। दुआ हो गई क्या? तस्बीह के दाने गिराते हुए बीबी जान ने पूछा था। जी, इसी के लिए आपको बुलाया है। आप आएँगी तो लंगर तक़सीम होगा। मुअद्दब होकर कहने लगी, ठीक है, तुम यहीं रहना। और ये नूर कहाँ है? आपको पता है इस वक़्त तो कहाँ होगी? सुघरा बुआ अफ़सोस से कहने लगी। बीजान आँखों के गोशे साफ़ करते उठ गई। मिसेज़ अफ़ंदी, ये मेरी फ्रेंड है ऐना, और ऐना ये मिसेज़ अफ़ंदी है जिनके बारे में मैंने तुमसे ज़िक्र किया था। सादिया ने उनका तारुफ़ करवाया। वो आजकल अपना बुटीक खोलने के बारे में सोच रही थी, मगर उसके पास सरमाया था, तजर्बा नहीं था। मिसेज़ अफ़ंदी अपना बुटीक चलाती थी, उनके पास पार्टनरशिप करने को तैयार थी। तो आप ऐना हैं? वो काफ़ी मुतासिर लग रही थी। क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? कुछ ख़ास नहीं, हाउसवाइफ़ समझ लें। अरे नहीं, अच्छी खासी सोशल लड़की है। दरअसल इसके हस्बैंड अब्रॉड होते हैं, इसलिए ये कोई बिज़नेस प्लान कर रही है। सादिया को उसका हाउसवाइफ़ कहना एक आंकना माया था। फिर तो फुर्सत ही फुर्सत होगी। मिसेज़ अफ़ंदी ने मज़ाकन कहा था। एक लम्हे के लिए सेल फ़ोन के बेप हुई घर का नंबर देखकर उसे हैरत नहीं हुई थी। वो एक्सक्यूज़ करती साइड पर आ गई। हेलो मैम, आप कब तक आ जाएँगी? वो सर आपको कॉल, तुम अपने सर से कहो मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें और अब बार-बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब ना करना, अंडरस्टैंड? मैम वो, मगर उसने कॉल काट दी। इनकार जैसी लज़्ज़त इकरार में कहाँ, बढ़ता है इश्क गालिब इनकी नहीं नहीं से। वो नहीं जानती थी कि उसे अज़लान शाह से मोहब्बत कब हुई। बस एक सफ़र मुसलसल था जो उसके बचपन से शुरू हुआ, लड़कपन में फलने वाला और जवानी के दहलीज पर खड़ी वो पौर उसकी मोहब्बत में भीग चुकी थी। इस भरी दुनिया में दी जान के बाद उसका वाहिद खूनी रिश्ता वही था जिसे देखकर उसे अपने होने का यकीन मिलता था, जिसे सामना पाकर उसकी सांसें रुकने लगती थी। वो जानती थी उसकी मोहब्बत का ये सफ़र वो तनहा तय कर रही है, वो उसका शरीक नहीं, बल्कि एक मोहब्बत के सफ़र में ही क्या, ज़िंदगी के किसी भी राह पर वो उसके साथ ना था। उसे याद ना था कि इज़लान ने कभी खुद से उसे मुखातिब किया हो, बल्कि अगर वो ऐसा करती तो उसका लहजा इतना सर्द होता कि वह आइंदा कई महीनों से कलाम ना करती। अब वह तो मुलाकाती शाज़ो नाज़िर होती। दोनों ही छोटी उम्र से बोर्डिंग स्कूल रहते थे। बीजान को यही आसान लगा। अगर आमना-सामना होता भी तो बात करना तो दूर, वो उनकी तरफ देखता भी ना था। वो जिसकी सूरत के बारे में बीजान कहती कि थी कि नूर को देखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी पाकीज़ा हाले को देख लिया। उसकी ब्रेड फ्रेंड का कहना था कि अगर नूर मुकाबला हुस्न में चली जाए तो कोई उसके मुकाबिल नहीं ठहर सकेगा। ऐसे चाँद की चौकन भी उसको पत्थर ना पिघला स ऐसी चाँद की चौका-चंद भी इस पत्थर को ना पिघला सकी थी। वो जितना इससे दूर भागता मोहब्बत इतने ही उसे अज़लान के करीब धकेलती। वो कम गो था, लिए दिए रहने वाला। उसकी दोस्तियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर फिर भी नूर ने उसे अक्सर हँसते देखा था। मगर जैसे ही वो सामने आती उसके लब भीग जाते, चेहरे पर नरमी की जगह सख्ती आ जाती। उसकी मौजूदगी से यकसर अनजान बन जाता। ऐसे में माँ की कमी उसे और शिद्दत से महसूस होने लगती। माँ की तस्वीर गोद में रख के वो खामोशी से बस उस पर उँगलियाँ फेरती रहती और उसका दुःख कतरा-कतरा तस्वीर में बह रहा था। मैं क्या करूँ मम्मा, किससे कहूँ? अपनी बीजान को वो बताकर परेशान नहीं करने के बराबर है। वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेंगी तो उनको दुःख और बढ़ जाएगा। वो आज तक अपनी औलाद का गम नहीं भूली। सिसक-सिसक के रोते हुए वो एक टूटी-बिखरी मूरत लग रही थी। मोमना बेगम समझ ना सकी कि वो किस बात पर शिकवा कर रहा है। अंदर जाने का इरादा मुलतवी करके उन्होंने मुलाज़िमा को ट्रॉली वहीं छोड़कर जाने का इशारा किया। उसके आँसुओं में रूहानी आ चुकी थी। मोमना बेगम यकीन और बेयकीनी के दरमियान मुअल्लक़ थी। अपना चेहरा मरीम की तस्वीर से टिकाए वो सिसक रही थी। बिना हट के वो उसके बराबर आ बैठी। वो चौंकी, लगता है मैं अपनी बेटी को इतना प्यार नहीं दे सकी जितना आलम और मरियम देते। 1 सेकंड लगा था उसे सँभलने में, जल्दी-जल्दी में आँसू पहुँचे। नहीं बीजान, आपने उनसे ज़्यादा प्यार दिया है। फिर ये आँसू, कुछ नहीं बीजान, बस ऐसे ही मैं आ रही थी, चले मैं यही खाना ले आती हूँ। वो गिड़गिड़ाई। पता नहीं बीजान कब से उसकी बातें सुन रही होगी। नोबरा बेगम ने चुपके से आँसू साफ़ किए
اور جانتی تھی کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ اب کی بار وہ کمرے میں آیا تو مکمل خاموشی تھی، وہ مسلسل چھت کو گھور رہی تھی، وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو وہ خاموش نہیں، کیسا فیل کر رہی ہو؟ اب لفظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے۔ پلیز مجھ سے بات کرو، اس نے التجا کی مگر بے سود۔ دیکھو میں تم سے ایکسکیوز، اس نے کروٹ بدل لی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن نرس آ چکی تھی، 3 روز کا معمول آج پھر اختتام پذیر ہوا۔ سپیہ آج شام میری کچھ فرینڈز آ رہی ہے، کچھ اچھا سا مینیو رکھ لینا اور 8 بجے کے قریب تک سب ریڈی ہو۔ اوکے اوکے میم، وہ مودبانہ بولی۔ میم، وہ اس کا سر کی کال آئی تھی، وہ دوپہر میں یہ ڈیلی کا سبق ہے کیا جو سنایا جائے؟ وہ تلخ ہوئی تھی۔ میم، سر کا آرڈر ہے کہ وہ روزانہ آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، آرڈر مائی فٹ۔ وہ غصے میں بولی، آئندہ مجھے ایسی اصطلاح مت دینا، یہ میرا آرڈر ہے۔ وہ پھر سے کمرے میں بند ہوگی۔ موڈ درست کرنے کے لیے اس نے جھٹ سے کال ملائی۔ اس کے بعد شام تک کا وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ تقریباً 6 بجے مسز افندی، سعدیہ اور سنبل اس کے گھر پر تھی۔ اف، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، بلکہ کافی آرٹسٹک ہے۔ تھینکس، وہ مسکرائی۔ آپ کی پسند ہے یا آپ کے ہسبینڈ کی؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ نہیں، انہی کی پسند ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ ویل، ونڈرفل، انہوں نے دل سے تعریف کی۔ سعدیہ، وہ کانٹریکٹ کی فائل اینا کو دکھا دو۔ شور ہے نا، تم دیکھ لو اور پھر سائن کرو۔ اوکے۔ وہ فائل دیکھ رہی تھی جب لینڈ لائن فون کی بیل ہوئی۔ وہ قریب ہی تھی، ناچار اٹھانا پڑا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ کس قسم کا فون ہے۔ یہ نمبر کس نے صرف اسی کے لیے لگوایا تھا؟ ہیلو، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ حیران ہوا۔ جی فرمائیے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ شکر ہے تم نے مجھ سے بات تو کی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج سوری، رانگ نمبر۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ وہ ہیلو ہیلو ہی کرتا رہے گا، مگر وہ فون انگیج کر چکی تھی۔ سعدیہ ہکدک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی 1 گھنٹہ پہلے ہی حویلی پہنچا تھا۔ اتنی بڑی جاگیر تھی کہ اس کے علاوہ شہر کی فیکٹریاں سب کچھ اسے ہی دیکھنا پڑتا تھا، اس لیے اسے دوران ترمیم سب چیزوں کو دیکھ ریکھ شروع کر رکھی تھی۔ بہت کم عمری ہی میں اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سیدھا بھی جان کے کمرے میں آیا، یہ اس کا معمول تھا۔ جو کہیں سے بھی آتا سب سے پہلے بھی جان کے پاس آ جاتا۔ السلام علیکم۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام۔ مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا اور ٹانگیں سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ اس نے ٹانگیں سیدھی کر کے دبانا شروع کر دی۔ الحمدللہ، بچے جس کی تم جیسی اولاد ہو وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ انہوں نے فخر سے اپنے خوبرو فرمانبردار پوتے کو دیکھا تھا۔ اچھا جی، مکھن لگتا ہے آج کی میڈیسن گول گئی ہے، ابھی مجھے سوگرا ابوا نے بتا دیا تو وہ بھی مسکرائے۔ نہیں نہیں، اب تو جینے کی امنگ بڑھنے لگی ہے تو میڈیسن تو ضرور لینی ہے۔ اب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ خفا ہوا۔ ایک جوان پوتے ایک جوان پوتی کی ذمہ داری ہے، ان کی شادی کرنی ہے، بچے کھلانے ہیں، تو جینا تو پڑے گا۔ وہ شریر ہوئی پاؤں دباتا اذلان کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا، مگر سنبھل گیا۔ ہاں تو ایسا کریں، پوتی کے لیے دیکھیں۔ میری فکر ابھی چھوڑ دیں، مجھے ابھی آپ کی خدمت کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ شادی کے بعد خدمتیں نہیں کرو گے کیا؟ انہوں نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ اگر آ گئی کوئی تو ایسی تو مجھے جورو کا غلام بنا دے گی۔ تو وہ سوچتے ہوئے بولا، ایسے لگتے تو نہیں ہو۔ وہ پوری یقین ہوئی۔ تو پھر یوں کرتے ہیں، کوئی ایسی ڈھونڈتے ہیں جو تم سے بھی زیادہ میری خدمت کرے۔ وہ اصل موضوع پر کی طرف آ گئی تھی۔ یہ تو پھر میری شادی نہ کرنے والی بات ہوئی نا؟ کیوں، کوئی تو ہوگی ایسی دنیا میں؟ وہ ڈٹ گئی۔ ناممکن۔ اگر میں ممکن کر دکھاؤں؟ انہوں نے چیلنج کیا۔ تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اس نے قبول کیا۔ وعدہ؟ پکا؟ تو پھر میں ایسی لڑکی ڈھونڈ کر ہی دم لوں گی۔ سوچ ہے آپ کی؟ وہ چڑھانے لگا، مگر وہ مسکرا دی۔ رات سے بیچ جان کی طبیعت خراب تھی اور وہ ایک ٹانگ پر کھڑی تھی۔ اطلاع 2 دن سے شہر کیا ہوا تھا، وہاں فیکٹری کا کچھ مسئلہ تھا۔ سو بیچ جان نے اسے سختی سے اطلاع کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ پوری رات وہ ان کے سرانے سے لگی رہی۔ جیسے ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، انہوں نے فوراً اطلاع کو فون کیا اور منع ہی کرتی رہ گئی۔ ہیلو، اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں نور بات کر رہی ہوں۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اسے فون کر رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی شاید اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیچ جان، کیا ہوا بیچ جان کو؟ پریشان ہوا۔ نہیں، اب وہ ٹھیک ہے، مگر آج ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا۔ یہ تم مجھے اب بتا رہی ہوں؟ پہنچ رہا ہوں میں ابھی۔ کٹاک سے فون بند ہو گیا۔ ننھا سا موتی اس کی پلکوں پر ٹھہر گیا۔ ریسیور کو رائڈر پر رکھ کر وہ دوبارہ ان کے پاس آ گئی۔ آ رہے ہیں، میں ذرا آپ کے لیے کچھ بنا دوں؟ نظریں چراتی وہ کچن کی طرف چل دی۔ کیا مجھے اب ہمیشہ ایسی ذلت ہی ملے گی؟ محبت نہ صحیح، کم از کم عزت ہی دے دیا کرے۔ وہ خود سے ان سے انکلام تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا بھی جان کے کمرے میں آیا۔ وہ سو رہی تھی، ان کے سرانے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ ان کے ساتھ ناراض ہی ہونے کا سوچ ہی رہا تھا جب اس کی نظر بیڈ کے ساتھ نماز پڑھتی نور پر پڑی ہوئی۔ ایک بار پھر اسے نور پر غصہ آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ نماز پڑھ کر مخاطب ہوئی۔ سر کی جنبش سے جواب دیا گیا، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ نہیں، اب جاؤ، میں ہوں ان کے پاس۔ اس کی موجودگی
मौजूदगी अज़लान के लिए काबिल कबूल ना थी, लेकिन खाना वो फ़िक्रमंद हुई, जाने क्यों उस शख़्स के हाथों इतनी मर्तबा ज़लील होने के बावजूद भी वो थकती ना थी। एक बार कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। तो वो अनसुनी करती टीवी में मगन रही। समिया अपने कमरे में जा चुकी थी। वो जानती थी कि पिछले कई दिन से वो इससे इसी वक़्त फ़ोन कर रहा है कि वो रिसीव करे। वो शख़्स इसकी सज़ा का दुरानिया घटाने के हक़ में नहीं थी, वो इस शख़्स की सज़ा का दुरानिया घटाने के हक़ में नहीं थी। वो जो सोच चुकी थी, उसे वो जो समझाया गया था, उसे इस पर अमल क पैरा होना था, मगर आज जाने क्यों फ़ोन की हर घंटी उसके दिल में पेवस्त हो रही थी। दिमाग की उँगली थामे अपने अहद पर कारबंद रहने की कोशिश करने लगी, मगर दिल जीत गया। फ़ोन रिसीव हो चुका था, लेकिन इसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा ना हुआ। हेलो, बेकरार हुआ, हेलो प्लीज़ मुझसे बात करो। उसने इल्तिजा की, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। तुम भी मेरी तरह अज़ियत में हो। प्लीज़ एक बार, बस एक बार लौट आओ। क्रैडल पर रखी गई उसकी उँगली उसके लफ्ज़ों का गला घोंट गई। एक नन्हा सा कतरा उसके गाल पर फैला और खुद ब खुद जज़्ब हो गया। रतलान जब उसके कमरे में आया तो वो नमाज़ से फ़ारिग होकर अपने बेड पर लेट रही थी। उन्होंने अभी उसे मर्दाने से बुलाया था और वो फ़ौरन हाज़िर हो गया। उनका मुँह बुलाना हमेशा की तरह पहली तरजीह था। अरे मैंने सुगरा से कहलवाया था फ़ारिग होकर आ जाना। तो निहाल हुई, आप बुलाए और मैं फ़ारिग होने का इंतज़ार करूँ? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो तुमने और भी बहुत से काम को कहा था, मगर मैंने कर दिखाया। वो पुरस्कार होंगी, क्या काम? उसे याद ना आया, यही कि मैं अपने लिए ऐसी बहू ढूँढ कर लाऊँ जो तुमसे ज़्यादा मेरा ख़्याल रखे, मेरी खिदमत करे। तो क्या ढूँढ लिया आपने? वो सरापा हैरत था। हाँ, बिल्कुल, वो तुमसे सिर्फ़ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेगी। मेरा वो पुरजोश हुई, वो ये आप कैसे कह सकती हैं? मेरी मेरी छोड़ो, बस अपना वादा पूरा करो मेरे लिए, इसलिए तुम्हें बुलाया है। वादा यही कि तुम इनकार नहीं करोगे? पर बीजान पता तो चले कौन है? वो अभी तक हैरान था। है ना तुम्हारी तरफ से? हाँ, है ना तुम्हारी तरफ से? वो सवाल पर टाल गई। जी बीजान आपने नूर के लिए कोई लड़का देखा? उसकी छठी ही सलाम सोचने लगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो भी गालमन इस छुपन छुपाई से महफूज हो रही थी। मतलब साफ है, मैंने तुम्हारे लिए नूर को तुम्हारे लिए पसंद किया है। उसके बदतरीन खदशात की तस्दीक हो गई थी। उसे लगा पूरी हवेली उसके ऊपर आ गिरी है। क्या क्यों बच्चे, कैसी लगी मेरी पसंद? अब वो फातिहाना से उसे देख रही थी। वो एक लफ्ज़ भी ना बोल सका। बीजान, क्या ये आपकी महज सोच है या ख्वाहिश? वो फौरन उन्हें इनकार नहीं कर सकता था, मगर सोच को बदला जा सकता था, ख्वाहिश के मामले में उसे खुद को बदलना था। ये कैसा सवाल है अज़लान? मेरा मतलब है कि इसके अलावा कोई और हल संभला था। क्यों तुम्हें नूर पसंद नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मगर मेरे और उसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग करने से होती है। तो फिर मगर फिर भी तुम्हें कोई एतराज़ है तो मैं ख्वाहिश दुबा सकती हूँ, बिलाखिर हज़ार चंद के उसे भुला नहीं सकती। उन्होंने जज़्बाती करने की कोशिश की। तुमने हमेशा हर हाल में मेरे कहे का मान रखा है अज़लान। ये एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करो। नूर के मामले में मैं तुमसे ज़्यादा किसी पर एतबार नहीं कर सकती। मेरी नूर बहुत मासूम है, बहुत सादा, दुनिया की सख्तियों से नावाकिफ़। मैं डरती हूँ कहीं 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 कोई और लोग, मुझे कोई एतराज़ नहीं बीजान। उसे खुद की आवाज़ किसी पाताल से आती महसूस हुई। हाँ, अफ़सोस रहेगा कि मुझसे बात मनवाने के लिए आपको इतनी वज़ाहत देनी पड़ी। नहीं अज़लान, ये तो तुम्हारा हक़ है बच्चे। उन्होंने उसका चेहरा हाथों में छुपा लिया। बल्कि मुझे ही तुम पर अपनी ख्वाहिश मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। उसकी इतनी फर्माबरदारी उन्हें सोचने पर मजबूर कर गई। आपको किसी भी ख्वाहिश का पूरा करना मेरा फ़र्ज़ नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी खुशी है बीजान। उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। मोहब्बत के हज़ारों रंग, लाखों रूप और करोड़ों नाम है, मगर ये मोहब्बत का कौन सा रूप था? हैरत ही हैरत। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी दुआएं इतनी जल्द मकबूल हो जाएंगी। अभी कुछ ही देर पहले तो बीजान ने उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। तो क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसी मोहब्बत को छुपाने के लिए इतना रूडली बिहेव करते हैं? जब ये तो बीजान को फ़ौरन हाँ कर दी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ताल्लुक, मोहब्बत, जज़्बे सब इतनी शिद्दत से इज़हार माँगते हैं जितनी शिद्दत से वो किसी और के लिए पैदा होते हैं। अगर उन्हें उनकी तलब के मुताबिक इज़हार ना दिया जाए तो सब ख़त्म हो जाता है। वो भी अपने इस अनकहे ताल्लुक का इज़हार चाहती थी, साफ़ और वाज़िया। आज माइयों की रस्म हो गई थी। उसने बीजान से अपनी किसी भी रस्म में शिरकत से माज़रत कर ली थी। उन्होंने भी कुछ ज़ोर देना मुनासिब ना समझा। जब तक नूर के माइयों की रस्म होती रही, वो बाहर न निकला। तकरीब के अख्ताम का अंदाज़ा करते हुए वो बाहर निकला, तभी उसकी नज़रें जैसे ठहर गई। जर्द रंग के पाँव तक आते फ्रॉक पर वो सर पर दुपट्टा सेट किए वो अपने दोस्तों के घेरे में बैठी थी और मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अजीब से एहसास ने उसे घेरे में ले लिया। वो पलटना चाहता था मगर पलट नहीं पा रहा था। निगाहें हटाना चाहता था मगर हटा नहीं पा रहा था। अचानक नूर ने गैर इरादी तौर पर ऊपर देखा। वो काफ़ी देर उसे जाना चाह रहा था। अब लौटने में एक लम्हा लगाया था। जुमातुल मुबारक खुशियों की बारात लेकर उतरा था। हर तरफ हलचल थी, फूलों से सजी हवेली, हंसते मुस्कुराते चेहरे, एक अफरा तफरी का आलम था।
दूर परे के सब रिश्तेदार 2 दिन पहले ही आ गए थे। नूर की दोस्तों ने अलग उद्दम मचा रखा था। जुमा की अदायगी के बाद निकाह हुआ। पूरी हवेली की मुबारक सलामत के शोर से गूंज उठी। हर चेहरे पे खुशी रक्सा थी। निकाह के बाद उसकी दोस्तें भी जान की हिदायत के मुताबिक खाने के बाद उसे स्टेज पर ले आई। गहरे सुर्ख रंग के भारी काम वाले रूसी लहंगे में वो अप्सरा लग रही थी। अजलान के बराबर बैठी वो नर्वस थी। उसके हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। बीजान तो उनकी बलाएं लेती ना थक रही थी। दोनों की ही बार बार नजर उतार रही थी। दिल ही दिल में कुरानी आयत का वर्द करते उन पर फूंक रही थी। कुछ ही देर में रुक्सी का शोर उठा, मगर यहाँ रुक्सी का रवायती सीन देखने को ना मिला, क्योंकि रुक्सी होकर भी वो अपने ही प्यारी बीजान के साथ ही रहना था। पिछले 1 घंटे से वो एक ही जगह बैठी थी। कमरे में इतना मुहिब सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक बखूबी सुनाई दे रही थी, मगर ये सन्नाटा महसूस ना हो रहा था, बल्कि उसके इर्द गिर्द तो बला का शोर था, नफरत का, गुस्से का और उसके लफ्जों का, जो अभी तक उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज उसका मान टूटा था, एतमाद रेजा रेजा हुआ था। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज लड़की हो, कोई जीते जिए या जिंदा दरगोर हो जाए, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। वो अल्फाज नहीं, चिंगारियां थी जो उसे राख कर गई। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी फतह और मेरी आखिरी शिकस्त है। अब जिंदगी के हर मुकाम पर तुम्हें हारना है। उसका रवैया उसे लहूलुहान कर रहा था। उसके अल्फाज उसे अपनी ही नजरों में गिरा रहे थे। उसने बेनाज और बे वो अब से बेनाज वो अपनी ही कही जा रहा था। उसे कम अज कम ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, समझी तुम? नफरत वो अपने हवास में नहीं था, वो तो बुत बन चुकी थी। बस चलती सांसें उसके जिंदा होने की दलील थी। वो यूं ही बैठी थी, गोया एक हरकत की तो वजूद भरी भरी रेत में बदल जाएगा। वो उसकी तरफ पलटा और नहायत बेदर्दी से उसका बाजू दबोचा। अब तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता कि इसकी मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता कि इसकी वजह बताऊं। वो गुस्से से फनकार रहा था। एक झटके से अज़लान ने उसका बाजू छोड़ा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप अपनी खुशी का ढोंग नचाती रहना, वरना तुम्हें मुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। उसे वार्निंग देता वो वहाँ रुका नहीं था। मोहब्बत तो इंसान को अंदर तक सैराब कर देती है, मगर अभी तो बारिश की पहली बूंद भी उस तक ना पहुंची थी। अभी तो वो अब उस जज्बे को मुकम्मल पा भी ना सकी थी। पहले ही कदम पर गम का सहरा उसके सफ़र में हाइल हो गया था। वो हंसती खेलती नूरुलैन बिल्कुल खामोश हो गई थी। यह खामोशी ना तो मोहब्बत की नाकामी थी, ना ही अपनी बेबसी पर। ये तो बस अज़लान शाह की नफरत का गम था। दिल जैसे दर्द का एक टुकड़ा बन गया था, एक अंधा कुआं, जैसे एक बंद गली। गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी। महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। सावन की हवाओं का जब शोर शोर सुनोगे तुम, बिखरे हुए माजी को अवराग चुनोगे तुम। माहौल के चेहरे पर जब धूल जमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। रोम रोमांटिक शायरी की शौकीन नाजुक सी लड़की कुछ ही दिनों में अपनी पसंद बदल गई। जब जिंदगी में हर सू कांटे बिखरे हों, तो नर्म नाजुक फूलों से सजे अल्फाज भी दिल को बेचैनी को सिवा कुछ नहीं देते। ये नज्म उसका दिल का हाल अया कर रही थी। कितना खूबसूरत शिकवा कर रही थी वो अपनी फाइल ढूंढने के लिए कमरे में आया था। राइटिंग बेड पर लिखी गई नज्म पढ़कर कुछ खो सा गया, मगर फाइल की अदम दस्तियाबी उसे फिर से तपा गई। नूर नूर उसने वहीं से पुकारा। वो बोतल की जिन की तरह हाजिर हुई थी। उसकी हर पुकार पर वो ऐसे ही भागी आती थी। मेरी ब्लू फाइल रखी थी यहाँ पर, उसने गुस्से में कमी ना आई थी। वो हाँ, वो दराज में है, मैं दे देती हूँ। जल्दी से बाल समेटती दराज की तरफ बढ़ी, मगर लंबे बाल पूरी कमर पर बिखर गए। वहां कैसे पहुंची? तुम्हें 1000 बार कहा है मेरी चीजें मत छिड़ा करो। वो जाने क्यों इसका गुस्सा सवा हो गया था। मैंने सोचा इधर उधर ना हो जाए, तो वो बौखलाई बौखलाई सी इतनी मासूम लग रही थी कि वो नजरें चुरा गया। ये ले, उसने फाइल पकड़ा दी। रख दो, जाओ यहाँ से। रुख मोड़ते हुए नई हदायत मिली थी। उसने फाइल टेबल पर रखी और उल्टे कदम पलट गई, मगर उसे फाइल क्यों चाहिए थी वो भूल चुका था। आज उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना था। ड्राइवर उसका सामान गाड़ी में रख चुका था। चले कहाँ? ये पहला लफ्ज था जो अस्पताल के 8 रोज़ा क़याम के दौरान उसके मुंह से बराह रास्त निकला था। वापस? हाँ, मगर मैं अकेले वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन आप अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझसे दूर चले जाएं। वो उसकी तरफ देखने से गुरेजा थी। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, मोहब्बत के लिए भी नहीं। मोहब्बत को बीच में मत लाए। ये ना हो कि यही मोहब्बत आपको मजबूर कर दे। मैं मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो दिल गिरफ्ता हुआ। मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ। जो गलतियां मैंने की तुम वही दोहराना चाहती हो। कितना टूटा बिखरा लहजा था, मगर वो पत्थर बन गई। ठीक है, मैं चला जाऊंगा तुमसे दूर। खुद से मुझ तक ये फासला अब तुम ही समेटोगी। जल्द या बदेर ये फैसला तुम्हें ही को करना है, क्योंकि अब मैं मजीद तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर चल दी। जब सब कुछ मेरे हस्ब मंशा हो रहा है, तो ये उलझन कैसी है, इज़्तिराब कैसा? कहाँ क्या गलत हो रहा है? उसकी उसकी मुझसे मोहब्बत, मेरी उससे लाताल्लुकी, या फिर हमारा फैसला, या अल्लाह, या उसके साथ मेरा ये रवैया गलत है? मगर मैंने भी तो बिना जुर्म उसकी सज़ा काटी है, तो वो तो फिर गुनहगार है। मेरे मौला, मुझे सही और गलत के दरमियान फ़र्क दिखा।
दे दे मुझे सुकून दे दे। अपने रब के सामने सजदा दे गिड़गिड़ा कर वो अपने लिए सुकून और इत्मीनान माँग रही थी। उसकी सिसकियों को फ़ोन की अचानक गूंजने वाली घंटी ने तोड़ डाला। उसने घड़ी की जानिब देखा, जो रात के 11 बजा रहे थे। रिसीवर हाथ में लिए वो खामोश खड़ी थी। फ़ोन बंद मत करना प्लीज़, बहुत परेशान लग रहा था। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बीजान की तबीयत ख़राब है, वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। तो जल्दी-जल्दी बोल रहा था। वो तड़प उठी, फ़ोन को क्रैडल पर फेंकती वो कमरे में आई। ज़रूरी सामान बैग में ठूँसते हुए वो मुसलसल रो रही थी। क्या बात हुआ? क्या बात है नूर? उदास क्यों? कोई मसला है क्या? वो उसकी माँ थी, उसकी रग-रग से वाकिफ़। वो जितना मर्ज़ी दिखावा कर लेती, मगर माँ का दिल मुतमईन करना इतना आसान तो नहीं था। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। देख के कितना हँस रही हूँ। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पे लाते हुए आज उनका दिल दगा दे गया था। बीजान ने तड़प कर उसे गले लगाया था। बीजान, मैं वो खुद पर काबू ना रख सी। नूर बताओ मुझे, मुझसे मत मत छुपाओ। बीजान, वो ज़लान क्या कहा है उसने? तुम्हें डाँटा है? उन्होंने उसका चेहरा ऊँचा किया। वो मुझसे एक लम्हे में खुद को काबू करने में कामयाब हो गई थी, तो उसके आँसुओं ने फिर तड़प कर उन्हें हकीकत तो वो एक ही लम्हे में उसके आँसू देख के बेकाबू हो गई थी, तो हकीकत तो उन्हें जीते जी मार देगी। वो मुझसे नाराज़ है। कितना मुश्किल था झूठ बोलना, मगर सच बोलने से बेहतर था। पागल लड़की, उन्होंने हँसते हुए उसके सर पर चित लगाई। नाराज़ है तो मना लो। उनकी मुस्कुराहट और भी गहरी होगी, कैसे जैसे नाराज़ किया था, मगर मैंने तो नाराज़ किया ही नहीं। वो बस सोच सकी थी। उससे नाराज़ मत हुआ करो अज़लान, 1 मिनट में एक बेहाल हो जाती है। शाम में भी इतनी मुश्किल से चुप कराया है। रो-रो के हालत ख़राब कर ली थी। तुम नाराज़ हो, अब अगर मनाया तो मान जाना। अब जब से बीजा ने उसे बताया कि वो अजीब-सी बेचैनी का शिकार था। अभी भी वो किसी ज़मीन के कागज़ात देखने बैठा था, मगर बीजा के कई अल्फ़ाज़ उसी शाम से बेचैन किए हुए थे। उसे ज़रा-सा रुख मोड़कर बेड के कोने में सिमटी हुई नूर को देखा। वो बहुत पुरसुकून सो रही थी। अब अगर मनाए तो मान जाना, मगर उसने तो नूर की कोई ऐसा हक ही ना दिया था रूठने मनाने का, तो फिर वो क्यों उसे मनाती? मगर कैसी ख्वाहिश उसके दिल में छुप छुप रही थी कि वो अज़लान को मनाए, उससे पूछे कि वो उससे इतनी नफ़रत क्यों करता है, अपने दिल का गुबार निकाल कर पुरसुकून हो जाए और वो नूर को की तरह पुरसुकून नींद सो सके। ये कैसा एहसास उसके अंदर जागा था। वो ना चाहते भी उसको सूझता था। उसका मासूम सा चेहरा सोते हुए और भी मुकद्दस लग रहा था, जैसे 14वीं का चाँद, जैसे एक खुला खुला गुलाब जिसकी खुशबू पूरे माहौल को मुअत्तर कर देती है। कब वो दबो कदमों चलता है उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे खुद भी खबर ना हो सकी थी क्या ये लड़की इस काबिल है कि इससे नफरत की जाए, इसे कांटों पर घसीटा जाए, किसी और के किए के सजा इसे दी जाए। मेरे रवैये से तकलीफ होती होगी, मेरा लहजा उसे छलनी करता होगा, मगर मैं खुद से ही हम कलाम था। उसने करवट बदली, जैसे सब खत्म हो गया हो। वो चौंका और पलट कर अपनी जगह पर आकर लेट गया, मगर नींद दिमाग की एक ही तकरार से घबरा कर पलट गई थी। अब अगर मनाए तो मान जाना, अब अगर मनाए तो मान जाना। सुबह उसकी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थी। नमाज के बाद निकल जाती थी। फजर की अजान के बाद ही अजलान की आंख लगी थी सर पर। वो अब सर भारी भारी हो रहा था। पूरी रात जागने का कमाल था। घड़ी की सुइयां 10 बजा रही थी। उसे कोफ्त हुई, कभी भी इतनी देर तक ना सोता था। बेनियारी से उठकर फ्रेश होने चला गया। नीचे आया तो 11:45 हो रहे थे। सॉरी बीजान, वो दरअसल रात नींद देर से आई थी। बीजान को देर से जागना तो उसत लगता था। वो सवाई देने लगा, नाश्ता लगवा दो नूर, अजान के लिए। उन्हें नूर को हदायत दिया, आंदा कभी इससे नाराज मत होना। नूर के जाते ही गोया हुई। जी, वो हैरान हुआ। अभी बताया है नूर ने तो अभी बताया है नूर ने, तुम नाराज नहीं हो अब? जी, वो गड़बड़ाया। नाश्ता कर लें? बीजान के सामने दोनों ही नॉर्मल बात करते थे। हाँ चलो। वो फौरन उठ के खड़ा हो गया और डाइनिंग हॉल में आ गया। वो जानता था कि वो ज़रूर साथ आएगी। खाना खाते वो हमेशा उसके आसपास रहा करती थी, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। आज भी वो वहीं खड़ी थी। सुगरा बुआ टेबल पर सब्जियां रख के उन्हें साफ कर रही थी। नाश्ता कर लिया तुमने? नूर ने एक झटके से सर उठाया। क्या उसे मुखातिब किया गया था या कोई वहम? नाश्ता करोगी? नाश्ता करो। एक बेनाम सी खामोशी को अज़लान की मद्दम से सरगोशी ने तोड़ा। आप कर ले, मैं बाद में। मैंने कहा नाश्ता करो। जी। वो नर्वस सी होकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी हुई जब से घर आई थी, खौफजदा थी। हालांकि कसूर उसका नहीं था, मगर आज शादी के फंक्शन में जो कुछ हुआ था उसमें उसकी खता ना होते भी वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। वापसी पर वो वलीद की बहन के साथ दूल्हा दुल्हन से मिलने स्टेज पर गई थी। वहां वलीद के सब कजन मौजूद थे। वो कौन था नहीं जानती, मगर वो बना डर और खौफ के उसे मुसलसल घूरे जा रहा था। वो जल्दी जल्दी दुल्हन से मिलके नीचे उतरने लगी तो जानबूझकर उससे टकरा गया। वह तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। लड़खड़ाकर उसका हाथ पकड़कर खुद को गिरने से बचा लिया। जरा संभल कर, इतनी नाजुक सी तो आप है। अभी उसका हाथ पकड़े खड़ा था। सभी मतवज्जा हो गए और वो जिसका उससे सबसे ज्यादा डर था। हाथ छोड़े मेरा। वो तल्खी से बोली। छोड़ देते हैं हमने कौन सा सारी उम्र के लिए पकड़ा है? वो मुस्कुराते हुए बोला। शट अप। अजलान को अपने सर पे खड़ा देखकर उसकी रही सही जान भी निकल गई। आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? बहुत ही ढीठ इंसान था। बीवी है मेरी,
اور پلیز اذلان چلے۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اس کا بازو تھاما۔ اذلان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے گھورتا ہوا ولید سے ملے بغیر وہاں سے آ گیا۔ پورا رستہ خاموشی سے کٹا۔ واپس آ کے وہ ہمیشہ کی طرح بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس کی دبی دبی سسکیاں اذلان کو متوجہ کر کے کیوں رو رہی ہو اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہوئے تھے۔ تو میں نے کب کہا کہ تم اسے جانتی ہو؟ وہ حیران تھا۔ مجھ سے ناراض ہیں؟ رونے میں کچھ کمی آئی؟ فار گاڈ سیک نور میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ گر جاتا۔ ان سے ناراض مت ہوا کرو اذان ایک منٹ میں حال سے بے حال ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت غالباً اس سے پہلی بار نظر آئی تھی۔ یار تمہارا جو بھی اختلاف ہو مگر میں تمہارے کردار پر شک کرتا ہوں، ایسا کبھی بھی مت سوچنا، اور اب رونا بند کرو۔ اس کے آنسو اذلان کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ پلٹ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دل اور دماغ کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ دل اپنی کہتا ہے اور دماغ اپنا راگ الاپتا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے سننے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ کتنے برسوں سے دل و دماغ کی اس جنگ میں مبتلا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے ہمیشہ دماغ کی فتح کو یقینی بنانے کے لیے دل کی خواہشوں کا گلا گھونٹا تھا۔ شاید اس لیے مطمئن نہ تھا۔ اس کا دل نور سے اس وقت سے محبت کرتا تھا جب اس نے لفظ محبت کو جانا تھا۔ اس کے لیے محبت کا دوسرا نام نور العین شاہ تھا۔ وہ اس سے 5 سال بڑا تھا مگر عمروں کا یہ فرق بھی ان دونوں کے لیے ایک تحفہ تھا۔ وہ اس ننھی سی پری کا ایسے خیال رکھتا جیسے وہ اسے 15 سال بڑا ہو۔ اسے آج بھی یاد تھا ایک بار بی جان نے اس سے کہا تھا اذلان کی چاند سی دلہن لاؤں گی، بالکل پریوں جیسی، اور وہ برجستہ بولا تھا پر بی جان نور تو پریوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کتنی ہی دیر بی جان مسکراتی رہی، پھر اچانک سب بدل گیا۔ وہ ننھی سی پری اس کی محبت کی عادی ہوگی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس سے دور بھاگنے لگا۔ وہ روتی بلکتی سسکتی مگر اس چہرے کے پیچھے اذلان کو ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے، ایک ہی تصویر ابھرتی رہی۔ وہ تصویر تھی ایک قاتل کی جس نے قتل کیا اور خودکشی کر لی۔ نور کی بیسٹ فرینڈ کی سالگرہ تھی اور بی جان نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اذلان سے پوچھا کرو کہیں بھی جانا ہو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر بی جان اب تو میں تیار ہو گئی ہوں، اگر انہوں نے منع کر دیا وہ پریشان ہوگی تو بچے اس سے پہلے پوچھ لینا تھا نا کہ وہ منع کیوں کرے گا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے خود چھوڑ بھی آئے۔ وہ پھر سے تسبیح میں مگن ہوگی۔ کتنی ہمت جمع کر کے وہ یہاں آئی تھی اور اب اس کے بالکل سامنے جیسے ہمت جواب دے گئی تھی۔ ایک ہاتھ دونوں آنکھوں پر رکھ کے اور دوسرا سر کے نیچے رکھ کے وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ پاؤں مسلسل ہل رہے تھے، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ اب جاگ رہے ہیں۔ پاؤں رک گئے مگر آنکھوں پر ہنوز بازو تھا۔ مجھے سعدی کے گھر جانا ہے، چلی جاؤں؟ خاموشی برقرار رہی۔ وہ قریب چلی آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو اٹھایا مگر منظر دھندلا تھا۔ میں سعدی کی طرف جاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے، مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو۔ جانے کون سے جذبے کو غصے کے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ دور ہو جا میری نظروں سے، آؤٹ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگی تو بی جان سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کی سفارش ہی کرنے آئی تھی۔ نور وہ پکارتی ہی رہ مگر وہ انسنی کرتی بھاگ گئی۔ اس کا پروگرام اذلان کی کلاس لینے کا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کے ہونٹ بھیج گئے مگر اس نے آنکھوں سے بازو اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے کہا نا مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو۔ اس کی زبان سے نکلتے لفظ بی جان کو ساکت کر کے نفرت ہے مجھے تم سے، اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس اس کے منہ سے نکلتے انگارے بی جان جیسی مضبوط عورت کو لڑکھڑا گئے۔ اگر وہ سہارا نہ لیتی تو اب تک گر جاتی۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ او میرے خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ ان کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ ابھی بھی اس کی ڈانٹ سننے کے لیے کھڑی ہے، آنکھوں پر سے بازو اٹھائے تو برف کے سل بن گیا۔ وہ اسے اتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی جیسے انہیں اس کے اذلان ہونے پر شبہ ہو۔ کیوں نفرت کرتے ہو اس معصوم سے؟ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ سراپا حیرت تھی۔ بی جان وہ ایک دم سے ان کے قریب آیا، ان کے ہاتھ تھامنے چاہے مگر انہوں نے جھٹک دیے۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے اذلان۔ بی جان وہ ایسے ہی اس نے پھر سے انہیں سہارا دینا چاہا مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اندر داخل ہوتی نور کے لیے اندر کا منظر حیران کن تھا۔ تم بتاؤ نور، کیوں کرتا ہے تم سے نفرت؟ بی جان کا سوال اس کی سانسیں روک گیا۔ کس نے کہا آپ سے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ کاش جھوٹ ہوتا۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھہ گئی۔ کئی منظر آنکھوں کے سامنے لہرائے جس میں نور کے آنسو، اس کی اداسیاں رقصہ تھی۔ وہ بھی بے جان سی ان کے سامنے گر گئی۔ میں نہیں مانتی بی جان، مگر اب وہ تھکنے لگی ہوں۔ آج اذلان ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ نڈال اور دل گرفتہ سی آواز انہیں اور بھی افسردہ کر گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، دھیرے سے نور کا سر اپنے گھٹنوں سے لگایا اور کڑے تیوروں کے ساتھ اذلان کی طرف بڑھی۔ مجھے جواب چاہیے اذلان، کیوں برباد کی تم نے میری بچی کی زندگی؟ وہ اس کا دل دہلا رہی تھی۔ وہ جو سچ آپ نے ہم سے چھپایا وہ میں برسوں پہلے سے جانتا ہوں۔ بی جان پتھر کی ہو گئی۔ کون سا سچ کے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا؟
यही कि नूरुलैन शाह मेरे बाप के कातिल की बेटी है। किसी ने पिघला हुआ शीशा नूर के कानों में डाल दिया। कोई धमाका हुआ था जिसमें उसका पूरा वजूद झुलस गया। जिसका बाप मेरे बाप का कातिल है। खामोश एक जनाटेदार थप्पड़ अजलान के लफ्ज़ों को काट गया। इससे आगे एक लफ्ज़ भी तुमने कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उन्होंने थप्पड़ मारने पर ज़रा भी अफसोस ना हुआ था। इस सच्चाई को मैंने तुमसे इसलिए छुपाया ताकि तुम इज्जत से जी सको, मगर तुमने मेरी बच्ची के लिए यही अजियत की वजह बना दिया। वो सफ़ेद पड़ती नूर को देख देख रही थी। सिर्फ यही कसूर है इसका कि ये तुम्हारे बाप के कातिल की बेटी है। मगर असल हकीकत अब भी तुम्हें बताऊंगी। वो गुस्से से पनकारी कहीं से भी शफीक सी बीजान ना लग रही थी। शुक्र है मौलाना साहब शाम ही में मिल गए, वरना कल सुबह वापसी होती। हवेली में दाखिल होते ही बीजान मुतमनान से बोली और वो रुकैया अजलान और नूरुलैन को दम कराने करीबी गाँव गए थे। वापसी में पहुँचते पहुँचते उन्हें रात के 12 बज गए। 3 माह की नूर बीबी की गोद में थी, जबकि 5 साल अजलान को रुकैया ने गोद में उठा रखा था। बीजान नूर को मरियम को देते हुए आलम और मरियम के कमरे की तरफ बढ़ी और रुकैया अपने कमरे की तरफ। सिकंदर शाह अपने कमरे में नहीं थे। उन्होंने सोते हुए अजलान को लिटाया ही था कि बीजान की दिलखराश चीख ने उनके हवास बाख्ता कर दिया। वो दौड़कर वहां पहुंची। सामने का मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। बेड पर मौजूद मरियम का बेजान वजूद और नीचे कारपेट पर पड़े सिकंदर शाह के खून में लथपथ लाश के साथ हाथ में खंजर लिए आलम शाह ने जमीन आसमान उनकी आंखों के सामने घुमा दिए थे। आलम शाह तो शिकार पर गए थे, उन्हें 2 दिन बाद लौटना था। वो यहाँ आलम आलम तुम बीजान के लब कप कपाए थे। ये मेरा भाई नहीं था माँ, ये आस्तीन का साम था जिसे हम देख ही ना पाए। ये मेरी बीवी मेरे होते हुए भी इस गलीज इंसान से डरती रही, इसकी बुरी नीयत को छुपाती रही, सिर्फ सिर्फ इसकी हवेली की इज्जत की खातिर। और आज इसने इस इज्जत के लिए अपनी जान दे दी। उनके अल्फाजों में आंसुओं की आमेजिश थी। मरने से पहले इसने मुझसे आखिरी ख्वाहिश की थी कि मैं उसके कातिल को माफ़ कर दूँ। वो दोनों साकित खड़ी थी और मैंने कर दिया माँ, माफ़ कर दिया, मगर मरने के बाद ताकि मेरा खुदा भी इसे माफ़ कर दे। और अब शिद्दत से रोने लगे थे। भाभी, उन्हें रुकैया को पुकारा, अब आप भी मुझे माफ़ कर देना। रुकैया के कदमों के गिर पड़ा, मगर उसके जामद वजूद में कोई हरकत ना हुई। आप दोनों मुझे माफ़ कर देना। वो वहीं पर माँ को देखने लगा। खंजर अभी भी उनके हाथ में था, खून से भरा हुआ। मामला बेगों की पलकों में इर्ताश हुई, मगर कुछ लम्हों की ताख़ीर होगी। आलम ने खुद में डूबा खंजर अपने सीने में उतार लिया। अब की बार बीजान के साथ रुकैया भी चीखों से भी पूरी हवेली गूंजने लगी। आलम वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्ला रही थी, हम नहीं जानते कि सुगरा बीबी ने हर आने वाले को क्या बताया। रुकैया को पूरे 3 दिन बाद होश आया था और मैं होश में होते हुए भी बेहोश थी। माजी एक फिल्म की तरह मेरी नज़रों के सामने चल रहा था। किया तुम्हारे बाप ने, मगर उसकी सज़ा आलम और मरियम को मिली। उसने अपनी नाकस आगाही की बुनियाद पर उसके साथ वो किया जिसकी की हकदार तो उसके माँ बाप थे। ये और ना ये उन्होंने इस्लाम को जताया। काश ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए या आसमान से उसे निगल ले, मगर नूरुलैन शाह की नज़रों का सामना ना करना पड़े। मगर वो उसकी तरफ देख कब रही थी। वो तो गुमसुम सी अपने हाथों की तरफ देख रही थी। मैंने तुम दोनों को हमेशा मोहब्बत सिखाई, मगर ये नफरत का बीज तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया। उन्होंने मुंह फेर लिया। वो दुखी थी। उनका वो दर्द हद से समा था। तुमने मेरी तरबियत को मिट्टी में मिला दिया, मेरी परवरिश, मेरी मोहब्बत सबको रोल दिया, मुझे इसके सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। उन्होंने नूर के सर पर हाथ फेरा। नूर को तुम्हें इसलिए सौंपा था मैंने कि तुमसे ज़्यादा मुझे किसी पर एतमाद नहीं था। तुम्ही ने मेरे एतमाद का खून कर दिया। अजलान वो निढाल सी होगी। वो दोनों का गुनहगार था। वो एक ऐसा मुसाफिर था जिसने दौरान सफ़र कोई भी ऐसी निशानी ना छोड़ी थी जिस पर चलकर वो वापस लौट सकता। कोई ऐसी याद, कोई लम्हा जो उसकी नूर से मोहब्बत का सबूत देता। नफरत की इस जंग में सबसे ज़्यादा खसारा उसी के हिस्से में आया था। वो सर झुकाए अभी तक अपने हाथों की लकीरों को घूरे जा रही थी। नूर बीबी जान ने उसे पुकारा, मगर उसने जवाब ना दिया। अजलान ने करब से आंखें मींच ली। वो उसका गुनहगार था, उसकी इस हालत का जिम्मेदार था, फिर भी उसकी नफरत बर्दाश्त करने का हौसला न रखता था। पहले ही दिल में उसके वजूद से नफरत जगाने के लिए मोहब्बत के तूफानों से टकराया था, और अब जब नफरत का बीज तल्फ हुआ तो सारे तूफान ये अखलक उसके दिल की सरजमीन पर कूद पड़े। नूर बच्चे भी जान तड़प कर उठी और दीवानों की तरह उसके हाथों को तके जा रही थी। नजरें एक से दूसरे हाथ पर फिर पहले हाथ की तरफ घूम रही थी। नूर भी जान ने उसे जोड़ दिया। सोच की वीरानियों से हकीकत की दुनिया का सफर बहुत घुटन था। उसने मुड़कर अजलान की तरफ देखा। वो संभल कर खड़े होने के बावजूद उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो चलती ही बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या कुछ ना था उसकी आंखों में, दुख, तकलीफ, बर्दाश्त की हदों को छूता कर्ब। मुझे मेरी किसी कोताही की सजा दी होती, मेरा कोई अमल मेरे गुनाह में शामिल होता, तो आज मैं अपनी गलती हर अमल के लिए आपके सामने गड़गड़ा कर माफ़ी मांगती। उसने इज़लान का गिरेबान अपने हाथों में थाम लिया।
پہلی بار وہ اس کے اتنا قریب آئی تھی، مگر ہر احساس، ہر جذبے سے عاری ہو کر میری کوئی لغزش میری سزا کا باعث ہوتی، پھر بھی آپ حق پر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر قصور میرے باپ نے کیا پتا، تو اس کی سزا آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ میری زندگی کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ ایک جھٹکے سے اس نے اذلان کا گریبان چھوڑا۔ نور میری بیٹی، نور میری گڑیا، وہ گڑگڑایا، مجھے بہت نفرت ہے نا آپ کو مجھ سے نور، تم اتنی نفرت کہ میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، پھر جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ایک ہی جس میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھائی۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ وہ دونوں کچھ نہ کر سکے۔ نور بچے بی جان جیسے ہوش میں آئی تھی، وہ بھی اس کی طرف بڑا تھا۔ خبردار میرے پاس مت آئیے گا، اس نے وارننگ دی تھی اور چھری اپنی کلائی پر رکھ لی۔ نور پلیز ایسا مت کرو، وہ چیخا، مگر اسے کوئی بھی آواز سنائی نہ دی تھی، بس ایک گونج تھی، اس کا باپ، میرے باپ کا قاتل۔ ہلکی سی سسکی سے اس کے منہ سے نکلی اور اس نے اپنی کلائی پر چھری پھیر لی۔ اسپتال میں اس نے 8 دن کس طرح گزارے یہ وہی جانتا ہے۔ بی جان نے اسے بس اتنا کہا تھا، اگر میری بچی اپنے پاؤں پر چل کر میرے پاس نہ آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جب سے نور کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تھی، سب سے پہلے اس نے بی جان کو ہی بتایا تھا۔ انہوں نے محض ہوں میں جواب دے کر فون کاٹ دیا۔ ایک بار ٹھیک ہو جائے، اس کے سارے گلے دھو دوں گا، سارے شکوے کو مٹا دوں گا۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت وہ اسے دوں گا، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ کتنی پلاننگ کی تھی اس نے، مگر نور کا فیصلہ اس کی گواہیاں کوتاہیوں سود سمیت لے اسے لوٹا گیا تھا۔ پورا 1 مہینہ وہ حویلی نہ گیا تھا، مگر زمینوں کے مسائل، فصلوں کے ٹھیکے، حویلی کا سارا انتظام، وہ کب تک وہاں نہ جاتا؟ بی جان نے خود اسے فون کر کے بلایا تھا۔ پورا دن گزارنے کے بعد بھی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ بالآخر کھانے کے ٹیبل پر اس نے پوچھ ہی لیا، نور کہاں ہے بی جان؟ وہ شہر والے گھر چلی گئی ہے، بلکہ میں نے ہی اسے وہاں بھیجا ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اب میں بھی زبردستی نہیں کروں گی۔ وہ پریشان ہو گیا، مگر وہ وہاں اکیلے، سغرا کو ساتھ بھیج دیا ہے میں نے، پہلے بھی پڑھائی کے لیے اکیلی ہی رہتی تھی، اب کیا پریشانی ہے؟ مالی ہے، ڈرائیور ہے، گارڈ ہے، بس ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اگر بھجوا سکتے ہو تو بھجوا دینا کسی کو، تاکہ سغرا واپس آ جائے۔ جی بی جان۔ وہ ابھی بھی مطمئن نہ تھا، لیکن وہ پلٹ کر اس کی طرف، لیکن بی جان وہ ابھی بھی مطمئن تھا۔ وہ پلیٹ ایک طرف کر کے اٹھ کھڑا گیا، پھر سمیہ کو اس نے وہاں بھجوا دیا۔ زندگی ایسے دورائے پر آ گئی تھی جہاں ہر طرف دھول ہی دھول تھی، کون سی راہ اسے اپنی منزل پر پہنچائے کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ وہ تھکنے لگا تھا، مگر محبت پھر سے اس میں توانائیاں بھر دیتی۔ وہ نئی امید کے ساتھ پھر سے فون کرتا، اس کا رویہ بھی اسے مایوس نہ کرتا۔ وہ کیا کرتی، کہاں جاتی، پل پل کی خبر اذلان کو ہوتی، مگر وہ موم کی گڑیا اب پتھر کی سل بن چکی تھی۔ اب آپ کچھ بھی نہیں بولیں گی، وہ غصے سے بولی، اور یہ ابلی پھیکی غذائیں کھاؤں گی؟ وہ نروٹھے پن سے بولی، ابلی پھیکی غذائیں؟ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جن کو آپ ابلی پھیکی غذائیں کہہ رہی ہیں، پورے 1.5 گھنٹے میں بنائی ہیں میں نے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی، اس سے بہتر تھا تم آدھے گھنٹے میں چکن مسالہ بنا دیتی۔ آپ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، کھاتی ہیں آپ، یا بلاؤں آپ کے ہٹلر پوتے کو؟ اس نے دھمکی دی۔ جانتی تھی بی جان کے کھانے پینے کے معاملے میں وہ اس سے بھی زیادہ محتاط تھا۔ ہاں، وہی ہٹلر پوتے جو آپ کے شوہر نامدار بھی ہیں۔ وہ شریر ہوئی تو وہ اور چمچہ اٹھا لیا۔ ویسے پلان کامیاب رہا، وہ فخر سے کہنے لگی، دیکھا نا کیسے سیدھا ہو گیا میرا پوتا، میں جانتی ہوں اسے۔ وہ ہنس پڑی، ویسے ہی تم نے اسے معاف کر دینا تھا تو وہ تمہیں فور گرانٹڈ لیتا۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگی۔ آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اذلان بی جان کے پاؤں دبا رہا تھا جب وہ ان کی دوائیوں کا الارم بن کر پہنچ گئے۔ تم بھی نہ بھولتی نہیں ہو؟ انہوں نے منہ بنایا۔ دوائیاں کھا کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ اذلان ابھی بھی ان کے پاؤں دبا رہا تھا، بالکل خاموش، اور وہ دوا کھلا کر کمرے سے چلی گئی۔ بس بچے، انہوں نے پاؤں سائڈ پر کر لیے۔ اذلان نے اٹھ کر ان کا کمبل درست کیا۔ میرا اذلان اتنا خاموش تو نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ آپ کا اذلان اتنا برا بھی تو نہیں تھا؟ وہ جبراً مسکرا دیا۔ کس نے کہا کہ تم برے ہو؟ وہ پوچھنے لگی، مگر وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بی جان، وہ مجھے معاف نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور میں اس کی نظریں دھندلا گئی۔ میں ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو۔ آج کافی دن بعد وہ دونوں یوں بات کر رہے تھے۔ اذلان نے سر جھکا لیا۔ اسے کہتے کیوں نہیں ہو؟ اس قابل ہوں کہ اس سے کچھ کہہ سکوں؟ وہ محبت سا مسکرایا۔ میں بات کروں نور سے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اسے فورس نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اذلان، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ وہ مسکرائی۔ میں نے بہت مشکل سے تم سے زیادہ خدمت گزار بہو ڈھونڈی ہے نالائق، مجھے میری ہنستی مسکراتی بہو واپس چاہیے۔ وہ شریر ہوئی۔ اب کی بار وہ کھل کر مسکرا دیا۔ کمرے کے در دیوار بالکل اسی کی طرح تھے، خاموش، پراسرار، مگر شاندار۔ جب کبھی وہ حویلی سے باہر ہوتا، وہ اس کے کمرے میں ضرور آتی، ورنہ واپس آنے کے بعد وہ پہلے ہی کی طرح اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں
بڑے حق سے اس کے کمرے میں موجود ہوتی، کمرے کی ایک ایک چیز سے اسے اپنی محسوس ہوتی، بس ایک اس کا مالک ہی اپنا نہ تھا، وہ بھی ابھی بھی وہ کمرے کی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی فل سائز تصویر جو بیڈ کے بالکل سامنے آویزاں تھی، اس کے سامنے آ کر وہ تھم گئی، وقت جیسے رک گیا، لمحے منجمد ہو گئے، اچانک اس کی تصویر دھندلا گئی، اس نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، پوری طرح نم ہو چکا تھا، دائیں ہاتھ کے پشت سے چہرہ پوچھتے وہ دھیرے سے مسکرا دی، اب تو آپ کی تصویر بھی رلانے لگی ہے، اس نے شکوہ کیا، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ باہر ہوا تیز ہو گئی تھی، شاید بارش ہونے والی تھی، باہر بادل بہت زور سے گرجے، بالکونی کا دروازہ کھلا، وہ بالکونی میں آ گئی، گل کے اوپر دونوں بازو ٹھکا کر وہ بالکل اذلان کی طرح کھڑی ہو گئی، ایک بے اختیاری عمل۔ نور نے ہاتھ بڑھایا، بارش کی پھوار شروع ہو چکی تھی، ہوا سے بال ادھر ادھر بکھر رہے تھے، ادھر ادھر ہوتی پھوار اس کے جسم کو بھگونے لگی، مگر وہ اپنے حلیے سے بے خبر وہیں کھڑی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز نے اس کا دھیان کھینچا، وہ چونکی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے تک آئی، سامنے کا منظر اس کے چودہ طبق روشن کرنے کو کافی تھا۔ اذلان اپنا والیٹ اور چابیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ یا خدا، یہ آج کیسے آ گئے؟ انہیں تو پرسوں آنا تھا۔ وہ گھبرائی، باہر جانے کا ایک ہی راستہ تھا جہاں وہ موجود تھا۔ ایک بار پھر دروازہ کھلا، اس نے جھانکا، سغرا بوا اندر آ رہی تھی۔ بیٹا کھانا لگواؤ؟ نہیں بوا جی، میں ذرا فریش ہو جاؤں، بس ایک کپ کافی بھجوا دیں۔ وہ خاصا تھکا تھکا سا تھا، نور کی جان میں جان آئی، ابھی وہ فریش ہونے جائے گا تو وہ چپکے سے باہر نکل جائے گی۔ وہ سکون سے دوبارہ پیچھے ہٹ گئی، مگر سغرا بوا کے جاتے ہی اذلان نے سب سے پہلے بالکونی کا دروازہ مقفل کیا اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ بند دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، وہ نہا کر نکلا ہی تھا کہ بالکونی کے دروازے پر دستک ہوئی، اس کا پریشان ہونا فطری تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا، مگر نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ راستہ دے، نور نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی، وہ کبھی بالکونی کو دیکھتا، کبھی بند کمرے کے بند دروازے کو، ماما اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نور بھی جان ٹی وی کی آواز کم کرتی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بچے، وہ اذان کے کمرے میں ایک کپ کافی بھجوا دو، صبح سے اس کی طبیعت خراب ہے۔ گھٹنوں پر زور ڈالتی وہ وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی اچھا۔ پاؤں میں سلیپر ڈالتی وہ اٹھی تھی، بلکہ ایسا کرو خود ہی دے آؤ اور دوا بھی پوچھ لینا۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور تسبیح کرنے لگی۔ نور نے حیرت سے انہیں دیکھا، اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی، جتنا اس کا سامنا کرنے سے بچتی اتنا ہی پھنستی تھی۔ دودھ گرم کر کے گلاس ٹرے میں رکھا اور مرتی کیا نہ کرتی کہ صادق اس کے کمرے کی راہ لی۔ دستک دینے کے باوجود اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تو اسے پریشانی ہوئی، بالکونی سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی، وہ اسی طرف آ گئی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتی وہ خود کھل گیا، ہر طرف روشنی کی چکا چوند تھی، سرخ رنگ کی لاتعداد موم بتیاں بالکونی کی تمام گرلوں پر روشن تھی۔ ٹیبل کے درمیان اس کا پسندیدہ پائن ایپل کیک موجود تھا، وہ چاروں طرف سے سرخ گلابوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہ متحیر سی پورے منظر کو دیکھ رہی تھی، دودھ کا گلاس ہنوز ہاتھوں میں تھا۔ انا کی بات ہے، ورنہ محبت اب بھی باقی ہے، تجھے میری، مجھے تیری ضرورت اب بھی باقی ہے، یہ کیسا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ قسمت نے، منزل کھڑا ہوں میں اور مسافت اب بھی باقی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے نظم پڑھتا وہ اس کے عقب سے نکل کے بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں موجود محبت نہ تو خواب تھی نہ ہی خیال، پھر بھی اسے وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بھی یقین ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر پلٹ کر اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اب آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ بے یقینی۔ میں جانتا ہوں نور، میں نے دیر کر دی، لیکن اتنی دیر کر دی کہ واپسی کا ہر دروازہ بند ہو گیا کیا؟ وہ قطرہ قطرہ اپنے آنسوؤں کو اندر اتار رہی تھی، مگر وہ پھر بھی مقابل کو اپنے ہونے کا احساس دلا گئے۔ میری محبت نے تمہیں آج تک صرف آنسو ہی دیے ہیں نا؟ وہ ستردگی سے کہنے لگا، میری کوئی دلیل اس کا مداوا نہیں، میرا کوئی ایکسکیوز اس کا کفارہ نہیں۔ اس کے لفظوں میں بھی نمی گھلنے لگی تھی۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ جانتی ہوں نور، ایک ہی وقت میں کسی سے محبت اور نفرت کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ عذاب سہا ہے نور، دھیرے دھیرے بولتا وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ یہ کوئی نور العین سے پوچھتا جس نے ہمیشہ اس کے منہ سے اپنے لیے انگارے نکلتے دیکھے تھے، مگر اب میں تھکنے لگا ہوں، ٹوٹنے لگا ہوں، تمہارا گنہگار ہوں راج، آج میں تم سے اپنے ہر لفظ، ہر رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں اذلان، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں، میں نے تو آپ کو اسی روز معاف کر دیا تھا جب مجھے آپ کی نفرت کی وجہ معلوم ہوئی تھی، وہ اب دیدہ ہو گئی تھی۔
हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती थी कि आप मुझे मनाएँ और इससे ज़्यादा मेरी मोहब्बत की ना तो कोई तलब है और ना ही कोई तकाज़ा। वो रोहानसी होगी मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। उसने अज़लान का हाथ थामा जिसे अज़लान ने मज़बूती से अपने दूसरे हाथ में ले लिया था। मैं तुमसे इस वक़्त से मोहब्बत करता हूँ नूर, जब तुम्हें मोहब्बत के हिज्जे भी नहीं जानती थी। हाँ, इतराफ़ अब करना है। मुस्कुरा दी, आँसुओं के दरमियान मासूम से मुस्कुराते चेहरे पर उसे बेसाख्ता प्यार आया। केक काटें, आज से ज़्यादा खुशी का दिन भी कोई होगा? हाँ, कल होगा। वो मुस्कुराई। कल क्या है? कल मैं अपनी बर्थडे पर आपसे ज़िंदगी का पहला गिफ्ट लूँगी। वो उतराई थी। आज आपका वो कल शुरू है। पूरे 9 मिनट हो चुके हैं और ये रहा आपका गिफ्ट। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। नूरन ने हैरत से उसे देखा। आपको मेरा बर्थडे याद था? याद भी था और इसका इंतज़ार भी था, वरना आपको मनाने का मामला इस दिन भी सरअंजाम दिया जा सकता था जब बड़े मशकूक अंदाज में यहाँ पाई गई थी। उसने यहाँ पर ख़ासा ज़ोर दिया था। नूर ने सटपटाकर नज़रें घुमाई। पहले केक काटें? वो पूछने लगा। फिर आपसे ये पूछूंगा कि आप इस रात यहाँ क्या कर रही थी? वो मुस्कुरा रहा था। उसका रूप नूर के लिए नया और अनोखा था। जब आपकी तबीयत ख़राब थी तो यहाँ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? वो फ़िक्रमंद हुई। मेरी तबीयत ख़राब थी? वो उल्टा उसी से पूछने लगा। हाँ, वो बीजान ने आप। वो चौंकी। अज़लान की गहरी होती मुस्कुराहट उसको बहुत कुछ समझा रही थी। इतने अरसे से वो आपका साथ दे रही थी, अब अगर थोड़ा सा मेरा साथ दे दिया तो क्या हुआ? वो ज़रा भी शर्मिंदा ना था। यानी आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है? उसे सदमा हुआ। सॉरी, मगर सॉरी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो चिढ़ाने लगा था। मतलब बीजा ने पार्टी बदल ली? वो शौक थी। नहीं, वो 2 पार्टियों के दरमियान सालिस बन गई। उसने समझाया। मनाएं ज़रा आप मुझे, मानती हूँ मैं। वो रोटी रोटी सी नूर का ये रूप उसे आज भी देखने को मिला था। दिल तो चाह रहा था उसे और सताए, लेकिन ओके सीज़ फायर, केक काटे। उसने कंधे उचकाए। एकदम उसका हाथ थाम कर खींचा। वो इस इफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। सो तो उसी पर आ रही। अज़लान ने उसे शानों से पकड़ कर उसका रुख केक की तरफ किया और उसका हाथ पकड़ कर केक पर छुरी चलाई। हैप्पी बर्थडे मिसेस नूरुलैन शाह। उसके कान के करीब सरगोशी करता हुआ उसकी धड़कनें बढ़ा गया था। दिल में लगता था तूफान मचा है। सारी रूह बस हाथ में सिमट कर आ गई थी, मगर हर शोर पर भारी बस एक आवाज़ थी, हर तूफान पर हावी बस एक गूंज थी। हैप्पी बर्थडे टू यू मिसेस नूरुलैन शाह। रिश्तों की खूबसूरती उनको बनाने में नहीं बल्कि उनको निभाने में है, और रिश्तों को निभाने के लिए मोहब्बत से ज़्यादा मौसर और पायदार हथियार कोई और हो ही नहीं सकता। इसके साथ हमारा आज का नावल ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये शॉर्ट सा नावल बेहद अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।